हाँ देखो। मान लो मैंने स्ट्रिंग में हेलो वर्ड ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप बना लो। इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे ले रहा है। ऐसे कॉपी पे बना लो तभी समझ में आएगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग में हेलो वर्ड लिया और इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड कुछ इस तरह से इंडेक्स लेगा। तो फॉरवर्ड इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा, और बैकवर्ड इंडेक्स -1 से स्टार्ट होगा और -11 तक चलेगा। इसको एक बार बना लो। तो बीच में जो स्पेस है वो भी एक इंडेक्स लेगा, क्योंकि स्पेस भी 1 कैरेक्टर क्या करता है, कंसीडर करता है ना। यहाँ तक हो गया सबका। अब हम देखते हैं इसमें कैसे लेगा। तो मैंने कल बताया था कि अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू -1 देता हूँ और लास्ट में मैं 12 दे दिया, तो ये -1 से -11 तक चलेगा। लेकिन जब तक हम स्टेप में निगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं तब तक ये बैकवर्ड नहीं चलता। तो अभी जब मैं रन करूंगा तो ये ब्लैंक आएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आपको कर्सर को बैकवर्ड जंप कराना है, तो जब तक आप थर्ड पैरामीटर में स्टेप में निगेटिव वैल्यू नहीं दोगे तब तक वो बैकवर्ड चलेगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दे दी -1, इन में मैंने दे दिया -12 और स्टेप में मैंने दे दिया -1। तो ये -1 से स्टार्ट होगा और -11 तक चलेगा। इंड में जो भी वैल्यू देते हैं वो एक्सक्लूड होता है, एक कम चलता है। तो आपका रिवर्स ऑर्डर में हेलो वर्ड आ गया। तो ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले आपका कर्सर -1 पे जाएगा, फिर -1 में जब आप -1 ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा। तो कर्सर ये बैकवर्ड ऐसे वो 1 बाई 1 जंप करता जाएगा। तो बार बार स्टार्टिंग में ये जो स्टेप वाली वैल्यू है वो ऐड होती जाती है। तो -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा, फिर -2 में -1 ऐड करोगे -3 हो जाएगा। तो ऐसे -1 ऐड होता जाएगा और ये बैकवर्ड चलेगा।
यहाँ तक कोई डाउट? अब कल मैंने ये भी बताया था कि अगर आपने स्टार्ट में कुछ भी नहीं दिया और एंड में भी कुछ भी नहीं दिया, है ना, और स्टेप में अगर मैंने -1 दे दिया, फिर भी ये रिवर्स चलेगा, पूरा रिवर्स आ जाएगा। तो अपने आप स्टार्ट में वो -1 ले रहा है और एंड में क्या ले रहा है, -12। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब मैंने क्या किया, यहाँ -1 दिया, यहाँ -12 दिया, और यहाँ पे मैंने -2 दे दिया। तो अब ये दो दो का गैप लेगा, -1 में -2 ऐड होगा तो -3 हो जाएगा, -3 में -2 ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे 1 बाई 1 दो दो का गैप लेके ये कैरेक्टर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? अब अगर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू -11 दे दिया और एंड वैल्यू -1 दे दिया, तो ये -11 से -2 तक चलेगा, एक कम चलेगा। तो भले ही हमने यहाँ पे निगेटिव वैल्यू दिया है, लेकिन ये चलेगा तो फॉरवर्ड ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी, -11 दी है। तो पूरा हेलो वर्ल्ड आएगा, डी नहीं आएगा ना। क्लियर है? तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है स्लाइसिंग कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो अब फॉरवर्ड में बैकवर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो अब इसका आंसर थोड़ा बताओ आप लोग, देख के बताना सही से, ये आंसर इसका क्या होगा। हाँ बताते चलो, पहले में क्या आएगा, ई आएगा ना, 1 इंडेक्स दिया है और 1 इंडेक्स पे क्या है, ई है, 0 पे डी है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, पूरा आ जाएगा दीपक, 0 से लेके 5 तक चलेगा ना। अरे पूरा आएगा दीपक, हाँ सर। 0 से लेके 5 तक चलेगा, और 5 हेलो, ये है। हेलो तक पूरा आएगा सर। हाँ पहले कॉपी पे बना लो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दीपक का पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिख लो, तभी आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे पूरा आएगा, 0 से लेके 5 तक चलेगा, और 5 इंडेक्स पे आपका के है ना। चलो अब बताओ इसका क्या आएगा, डी डबल ई, 0 से लेके 2 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ई पी ए 2 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा ना, ई पी ए, यहाँ पे तो पूरा आ जाएगा। यहाँ पे बताओ क्या आएगा, पी ए के, इसमें पूरा आ जाएगा। सबको आ रहा है समझ में ना कैसे कैसे काम कर रहे हैं? अनीता, सर के, ब्लैंक आएगा ना, हाँ सर, स्टेप वैल्यू नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हमने थर्ड पैरामीटर में निगेटिव वैल्यू, नहीं दिया हुआ है। तो जब तक थर्ड पैरामीटर में निगेटिव वैल्यू नहीं देंगे बैकवर्ड चलेगा ही नहीं, ब्लैंक आ जाएगा। चलो पूरा आ जाएगा रिवर्स में। क्या आएगा, ई पी के, 0 से लेके 5 तक चलेगा और दो दो का गैप होगा, ई पी के आएगा ना। यहाँ पे
DEA। DEA। पूरा आ जाएगा रिवर्स में, है ना। इसमें बताओ क्या आएगा, ध्यान से देख के बताओ, कल बताया था। कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। 2 से लेके 5 तक चलेगा, लेकिन 2 पे हमने बैकवर्ड चला दिया तो कुछ मिलेगा नहीं ना, तो ब्लैंक आएगा। कल भी बताया था ये। इसमें क्या आएगा, -6 से -2 तक चलेगा, तो दीपा आ जाएगा ना, ये नहीं आएगा। यहाँ पे पूरा दीपक आ जाएगा। यहाँ पे स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी 0, इधर आ जाएगा, नोट कर लो। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का। अब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में कोई डाउट तो नहीं है किसी को, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर बार बार ये रिपीट होगा। पीछे आ रहा है समझ में सबको? नोट डाउन कर लो ये। पीछे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अनीता हो गया यहाँ पे? नहीं सर, अभी 1 मिनट। हो गया यहाँ तक सबका? हाँ, किसका? बैकवर्ड का? सेकंड वाला? हाँ, 0 से लेके 5 तक चलेगा। तो पहले 0 इंडेक्स पे आपका डी था,
डी प्रिंट हुआ, फिर उसमें अब स्टेट में हम कुछ वैल्यू नहीं दे रहे तो 1 लेता है, तो 0 + 1 क्या हो गया 1, तो कर्सर आपका 0 से फिर 1 पे जंप कर गया। किसमें? ये वाला, ये वाला, हाँ 2 पे आएगा। अब एक्चुअली मैंने दे रखा है कि 2 से 5 तक चलना है ना, नहीं करेगा ना, क्योंकि वहां से वो तुरंत हमने बैकवर्ड चला दिया ना उसको, हमने स्टेप में -1 दे दिया तो वो रिवर्स चल गया। स्लाइसिंग में क्या है कि जब तक एक स्टेप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक वो वाला प्रिंट नहीं करता, इंडेक्सिंग में आता है वो, जब तक एक स्टेप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक वो वाला और आगे वाला नहीं लेता। हाँ जी, इंड देखता है कि कहाँ तक चलना है, पहले प्रेफरेंस देगा स्टार्ट को, फिर उसके बाद चेक करेगा कि स्टेप में आपने वैल्यू क्या दिया है, और वही वैल्यू स्टेप में ऐड होती जाती है पहले, फिर इंड में बाद में देखता है वो कि कहाँ तक चलना है। सर एक ये वाला 0:6:2 0 से लेके 5 तक एक कम चलेगा। यहाँ तक हो गया सबका, तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में आप तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन चल रहा था ना, कौन कौन सा फंक्शन मैंने करा दिया था कल? केवल यही 2 किया था ना। चलो एंड्स विथ लिखो। इसके बारे में लिख लेना, इसमें 3 पैरामीटर देना होता है, पहला वाला पैरामीटर देना मैंडेटरी है, बाकी के 2 पैरामीटर ऑप्शनल हैं। तो स्ट्रिंग वाला पैरामीटर देना मैंडेटरी है, और बिगिन और एंड वाला जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। तो इसमें 3 पैरामीटर आपको पास करना है, पहला पैरामीटर देना मैंडेटरी है और बाकी के 2 पैरामीटर ऑप्शनल है। अब इंड्स विथ करता क्या है, कोई भी जब आप स्ट्रिंग पास करोगे और उस स्ट्रिंग में कोई भी आप सब स्ट्रिंग सर्च करोगे, और वो सब स्ट्रिंग अगर पूरे होल स्ट्रिंग में अगर उसको लास्ट में मिला तब तो ये ट्रू देगा, अगर उसको सब स्ट्रिंग बीच में या स्टार्टिंग में मिल गया तो फॉल्स देगा। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है ना। अब मैंने यहाँ पे इंड्स विथ लगाया, str1 डॉट इंड्स विथ, और मैंने यहाँ पे सर्च किया कि इंडिया जो है इस होल स्ट्रिंग में लास्ट में है कि नहीं है, लास्ट में है ना, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर वही उसको इंडिया अगर बीच में या स्टार्टिंग में मिलता तो क्या देगा, फॉल्स। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सर्च किया 2 को, तो 2 आपका जो है लास्ट में तो है नहीं, बीच में है, तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आया सामने? तो इंड्स विथ से हम सर्च करेंगे जो भी सब स्ट्रिंग वो बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, अगर लास्ट में मिल गया तब तो ट्रू देगा, और बीच में या स्टार्टिंग में मिला तो क्या देगा, फॉल्स देगा। अब मैंने क्या किया, मेरे को 2 मैंने यहाँ पे कम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने दे दिया 0, ठीक है,
और लास्ट इंडेक्स दे दिया 7, अब क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 6 तक चल रहा है, और 0 से लेके 6 तक जब चलेगा तो कम तो उसको लास्ट में मिल गया ना, लिख लेना। तो तीनों पैरामीटर का यूज क्लियर हुआ सबको? तो अगर हम बिगिन और एंड नहीं देते हैं तो पूरे होल स्ट्रिंग में वो सर्च करता है। तो इंट्स विथ बेसिकली क्या करेगा, जो भी आप सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो वो पूरे होल स्ट्रिंग में लास्ट में होना चाहिए। तो लास्ट में अगर होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। सर तो प्रिंट पे जब मैंने ये चलाया दूसरा वाला ट्रू कैसे आया फिर? इंड्स विथ का जो कम के साथ चलाया था। आप 0 से लेके 6 तक चलोगे तो कम लास्ट में आ रहा है। नहीं है असल में। नहीं सर। 0 से 6 का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहे हो, और यहाँ से यहाँ तक में कम आपका लास्ट में है या बीच में है या स्टार्टिंग में है? लास्ट में। तो फिर टू ही तो आएगा। ओके। वही अगर मैं इंडेक्स नहीं देता, यहाँ पे 0:7 नहीं देता, ये नहीं दूंगा तो फॉल्स आएगा। ओके। अब आया समझ में? यस सर। तो जो भी आप सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो वो लास्ट में होना चाहिए। तो लास्ट में अगर होगा तो ट्रू देगा, और बीच में या स्टार्टिंग में मिल गया तो फॉल्स देगा। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 7 की जगह पे मैंने 10 दे दिया, अब तो फॉल्स आ जाएगा ना? यस सर। आ गई बात समझ में? तो इंट्स विथ क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट लिखो। सेम वैसे ही स्टार्ट्स विथ होता है, ये स्टार्टिंग में चेक करेगा। और इसमें भी लिख लेना, पहला वाला पैरामीटर देना मैंडेटरी है और बाकी के 2 पैरामीटर ऑप्शनल है। तो पहले में फॉल्स आएगा, दूसरे में भी फॉल्स आएगा, और तीसरे में ट्रू आ जाएगा। क्योंकि मैंने 3 से स्टार्ट कर दिया, और जब 3 इंडेक्स से स्टार्ट करोगे तो कम स्टार्टिंग में मिल गया ना उसको। तो इसमें जो भी आप सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, बीच में या लास्ट में मिला तो फॉल्स। समझ में आया? तो मेथड के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये करेगा क्या। और ये दोनों मेथड डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज होता है। स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ क्लियर हो गया सबको? सर जब स्टार्ट विथ में 3 दिया तो फिर ट्रू हो गया जैसे। 3 इंडेक्स पे सी आ रहा है, तो सी से जब आप स्टार्ट कर रहे हो यहां से लेगा ना, तो कम स्टार्टिंग में नहीं आया। कहाँ कंफ्यूजन है? अनीता, 3 3 से इंडेक्स अच्छा। पे क्या है आपका ये सी? काउंटिंग 3 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो 1 फिर 2 कम 3। आपको स्टार्टिंग में नहीं मिला? 0 1 2 3 ठीक है। ये सर।
स्टार्टिंग वाला 0 से दे रखा है ना हमने। नेक्स्ट लिखो फाइंड। फाइंड मेथड में भी लिख लेना, पहला पैरामीटर देना मैंडेटरी है और बाकी का जो 2 पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। अब फाइंड करता क्या है, जो भी आप सब स्ट्रिंग दोगे उसके पहले वाले लेटर का इंडेक्स बताएगा। जो भी आप सब स्ट्रिंग दोगे उसके पहले वाले लेटर का क्या बताएगा, इंडेक्स बताएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया कम, तो यहाँ पे सी का इंडेक्स क्या आएगा, 3 आएगा। तो पहले वाले लेटर का वो इंडेक्स बताता है। अगर आपने 2 दे दिया तो टी का इंडेक्स बताएगा। आई बात समझ में। तो अब बताओ इसमें 1 बाई 1 क्या आएगा, पहले में क्या आएगा, 3 आएगा ना, सेकेंड वाले में क्या आएगा, 8 आएगा, और थर्ड वाले में 3 थर्ड वाले में 3 आएगा सर। ये आएगा। अब ये थोड़ी ना कि मैंने 3 से स्टार्ट कर दिया तो वो 0 ले लेगा, सी का इंडेक्स तो वही रहेगा ना। आप कहीं से भी स्टार्ट करो तो 3 आएगा, चेंज थोड़ा हो जाएगा। हाँ समझ में आया सबको। तो जो भी हम सब स्ट्रिंग देते हैं उसके पहले वाले लेटर का ये इंडेक्स बताएगा। क्लियर है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। तो कम में सी का इंडेक्स बताया, टी ओ में टी का इंडेक्स बताया, और नीचे भी कम में सी का इंडेक्स बता रहा है वो। कोई कंफ्यूजन। अब इसका आंसर बताना क्या आएगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ब्लैंक क्यों आएगा, सर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया 20, जो कि है है। ही नहीं सर। तो रियल में यहाँ पे सिंटेक्स एरर आना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, इसका आउटपुट आएगा -1। तो लिख लेना कि जो फाइंड मेथड है, फाइंड मेथड में अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये गार्बेज वैल्यू देता है। तो हमेशा ये -1 देगा, जो कि गलत है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर आना चाहिए था, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर उसने एक दूसरा मेथड बना दिया उसको मॉडिफाई करके। तो फाइंड मेथड अब यूज नहीं होता, इसके जगह पे हम इंडेक्स यूज करेंगे। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड मेथड में अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो नहीं है तो ये इसका आउटपुट -1 देगा, गार्बेज वैल्यू देगा, गलत देगा। जबकि इंडेक्स अगर आप यूज करोगे और इंडेक्स में अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो नहीं है तो वो सिंटेक्स एरर देता है, और होना भी वही चाहिए। तो फाइंड यूज नहीं होता, उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इंडेक्स यूज करेंगे। तो देख लो इसका आउटपुट क्या आया, -1 आ रहा है।
जबकि यहाँ पे सिंटेक्स एरर आना चाहिए था, है ना। अब यहीं पे मैं सब कुछ सेम यूज करूंगा, बस मैं फाइंड की जगह पे इंडेक्स वाला मेथड यूज कर लूंगा, तो सब में आउटपुट सेम आएगा, लेकिन लास्ट वाले में आपका एरर आ जाएगा। तो फाइंड में और इंडेक्स में डिफरेंस नोट कर लेना, पूछा जाता है। तो इंडेक्स में आपका ये एरर आ जाएगा, ये देखो। तो फाइंड और इंडेक्स मेथड दोनों काम सेम करता है, बस यही मेजर डिफरेंस है कि फाइंड में अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया जो नहीं है स्ट्रिंग में, तो वो -1 देगा, और इंडेक्स मेथड आपका वैल्यू एरर देता है, सिंटेक्स एरर देगा ना। तो फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस क्लियर सबको? यहाँ तक हो गया सबका? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इज अलनम। इज अलनम लिख लो, अल्फा न्यूमेरिक। ये मेथड क्या करेगा, चेक करेगा कि आपके स्ट्रिंग में अल्फाबेट और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। अगर आपके स्ट्रिंग में अल्फाबेट और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये ट्रू देगा, और अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, पहले वाले में फॉल्स आएगा, दूसरे वाले में ट्रू आएगा। तो इज अलनम में बीच में स्पेस, स्पेशल सिंबल होना नहीं चाहिए। अगर अल्फाबेट और नंबर के बीच में अगर उसको स्पेस मिल गया या स्पेशल सिंबल मिल गया तो भी फॉल्स देगा। ओनली अल्फाबेट और नंबर होना चाहिए, बीच में स्पेस या स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले वाले में अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन बीच में स्पेस है और स्पेशल सिंबल भी है, जिसकी वजह से फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ पे भी 3.14 लिख दूं, अब ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि डॉट क्या होता है, स्पेशल सिंबल है ना। तो बीच में आपका स्पेशल सिंबल या स्पेस नहीं होना चाहिए, ओनली अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले में फॉल्स आएगा और दूसरे में क्या आएगा, ट्रू आएगा।
इज अनलम समझ में आया सबको? किसी भी मेथड से पहले अगर इज लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो कंडीशन पे काम करेगा, ट्रू फॉल्स देगा, है ना। तो अब अगर आपको अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन चेक करना है कि है कि नहीं है, तो उस केस में आप इज अनलम यूज करोगे। अल्फा न्यूमेरिक इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट लिखो इज अल्फा। तो इज अल्फा में ओनली अल्फाबेट होना चाहिए, बीच में अगर उसको नंबर, स्पेशल सिंबल या स्पेस मिल गया तो फॉल्स देगा। ओनली अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट स्मॉल या कैपिटल हो सकता है, लेकिन बीच में नंबर, स्पेशल सिंबल और स्पेस नहीं होना चाहिए। तो पहले में फॉल्स आएगा, दूसरे में ट्रू आएगा। तो अगर मैंने इसमें बीच में गलती से स्पेस दे दिया तो फॉल्स आ जाएगा। तो बीच में स्पेस, नंबर या स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, ओनली अल्फाबेट, कैपिटल या स्मॉल हो सकता है। इज अल्फा समझ में आ गया कैसे काम कर रहे हैं? तो ये सारे कंडीशन चेक करेगा, ट्रू फॉल्स पे काम करता है ना, बुलियन पे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट फंक्शन है आपका इज डिलीट। मेथड के नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो करेगा क्या। इसमें ओनली नंबर होना चाहिए, बीच में इसको कोई भी अल्फाबेट मिल गया, स्पेस मिल गया या स्पेशल सिंबल मिल गया तो फॉल्स। तो पहले में फॉल्स आएगा और दूसरे में ट्रू आएगा। ओनली नंबर होना चाहिए, बीच में स्पेस, अल्फाबेट या कोई भी स्पेशल सिंबल मिल गया तो फॉल्स देगा। तो ये सारे फंक्शंस रटने वाले हैं, प्रैक्टिस करके आपको। यहाँ तक सबका हो गया? नेक्स्ट है इज लोअर। इज लोअर जो मेथड है ये चेक करेगा कि आपके स्ट्रिंग में सारा लेटर स्मॉल है कि नहीं है। एक भी अगर अल्फाबेट कैपिटल लेटर मिल गया तो फॉल्स देगा। अब इज लोअर में बीच में स्पेस हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट सारे स्मॉल लेटर होने चाहिए। एक भी लेटर अगर कैपिटल मिल गया तो फॉल्स। आ रही बात समझ में? तो लिख लेना कि इज लोअर में आपका स्पेस, नंबर, स्पेशल सिंबल हो सकता है।
पहले में फॉल्स आएगा और दूसरे में क्या आएगा, ट्रू है। तो हमने यहाँ पे दूसरे में स्पेस भी दिया है, नंबर भी दिया है, स्पेशल सिंबल भी दिया है। तो इज लोअर में स्पेस, नंबर और स्पेशल सिंबल हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट सारा स्मॉल होना चाहिए, तब ट्रू देगा। एक भी लेटर उसको अगर कैपिटल मिल गया तो क्या देगा, फॉल्स। तो इज लोअर बेसिकली चेक करता है कि आपका स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है। यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको आ रहा है समझ में कैसे कैसे करना है? सेम ऐसे इज अपर होता है। इज अपर क्या करेगा, सारे लेटर कैपिटल होना चाहिए, एक भी लेटर अगर स्मॉल मिल गया तो क्या देगा, फॉल्स देगा। और इसमें भी आपका नंबर, स्पेशल सिंबल और स्पेस हो सकता है। एक भी लेटर अगर स्मॉल मिल गया तो फॉल्स देगा। तो पहले में फॉल्स आएगा, दूसरे में क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। फिर इसमें सारे लेटर कैपिटल में होने चाहिए। हाँ जी, एक भी लेटर अगर स्मॉल मिल गया इसमें तो फॉल्स। बीच में स्पेस, नंबर और स्पेशल सिंबल हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट सारा कैपिटल होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये तो बस कंडीशन पे काम कर रहा था, ट्रू फॉल्स पे। अब आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़ गई कि कैपिटल लेटर को स्मॉल बनाना है और स्मॉल को कैपिटल बनाना है ना। तो इसके लिए दो मेथड होते हैं, लोअर और अपर। तो अब देखो, एक इज स्पेस भी होता है, इसको भी देख लो। इज स्पेस में ओनली आपका स्पेस होना चाहिए, बीच में अगर कोई भी अल्फाबेट, नंबर या स्पेशल सिंबल मिल गया तो फॉल्स देगा। ओनली स्पेस होना चाहिए, और स्पेस एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो पहले वाले में फॉल्स देगा और दूसरे में ट्रू देगा। तो ओनली स्पेस होना चाहिए, बीच में अगर कोई भी लेटर, स्पेशल सिंबल या अल्फाबेट आ गया तो फॉल्स देगा। वन बाय वन सारे मेथड क्लियर हैं सबको? यहाँ तक हो गया सबका?
नेक्स्ट लिखो, इसमें एक लोअर नाम का मेथड होता है। अब इस मेथड से पहले इज नहीं लगा है, तो ये ट्रू फॉल्स में काम नहीं करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। तो जहां जहां उसको कैपिटल लेटर मिलेगा उसको वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, ये कन्वर्ट करेगा। तो जहां जहां इसको कैपिटल लेटर मिलेगा उसको वो स्मॉल कर देगा। लोअर समझ में आया कैसे काम कर रहा है? सारे लेटर को स्मॉल कर दिया। तो अगर आपको कैपिटल टू स्मॉल और स्मॉल टू कैपिटल करना है तो यही लोअर और अपर वाला मेथड यूज करोगे, ठीक है। कोई डाउट? तो इसमें भी आपका स्पेस, नंबर और स्पेशल सिंबल हो सकता है। यहां तक हो गया सबका? कोई डाउट? और अपर करोगे तो जहां जहां उसको स्मॉल लेटर मिलेगा उसको क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा। तो सारे लेटर को उसने क्या किया? कैपिटल कर दिया। तो अपर और लोअर समझ में आया? तो जब भी आपको कैपिटल टू स्मॉल और स्मॉल टू कैपिटल करना होगा तो ये अपर और लोअर मेथड यूज करके आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक हो गया सबका? अब इसमें एक मेथड होता है स्वैप केस। स्वैपिंग का प्रोग्राम बताया था मैंने। तो वैसे ही आपको रिवर्स केस का प्रोग्राम बनाना है कि जहां जहां कैपिटल लेटर हो उसको स्मॉल कर दे और जहां जहां स्मॉल हो उसको कैपिटल कर दे। रिवर्स, स्मॉल टू कैपिटल, कैपिटल टू स्मॉल। तो ऐसा करने के लिए इसमें एक स्वैप केस नाम का मेथड होता है। तो ये दोनों काम करेगा। तो जहां जहां कैपिटल होगा उसको स्मॉल कर देगा और जहां जहां स्मॉल होगा उसको कैपिटल कर देगा। ये देखो, दोनों काम कर रहा है। तो कैपिटल लेटर को स्मॉल कर दिया और स्मॉल लेटर को कैपिटल कर दिया। तो स्वैप केस दोनों काम करता है। तो वन बाय वन सारे मेथड्स क्लियर हैं सबको?
यहाँ तक सबका हो गया। आगे देखिए, अब इसके बाद जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में डेटा को क्लीन करने में यूज होता है। तो जब आप डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में जब आप काम करना सीखोगे तो वहां पे आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिलेगा, और उसको डेटा को जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तब तक आप उसमें कोई भी एल्गो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो सब डेटा को क्लीन करने में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, रिप्लेस वाला मेथड देखते हैं पहले। तो रिप्लेस मेथड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं देख लो। आपने एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज किया होगा। मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं आपके पास, और कुछ भी आपको फाइंड करके उसको रिप्लेस करना होता है। तो फाइंड रिप्लेस वाला आपने ऑप्शन यूज किया होगा, सेम वही काम रिप्लेस करता है। ठीक है, कैसे देख लो। इसके लिए मैं एक पैराग्राफ बनाता हूं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर आपको मोर देन वन लाइन का डेटा स्टोर करना है तो ट्रिपल कोट लगाना मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ। हाँ देख लो, मान लो मैंने ये एक पैराग्राफ बनाया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस पैराग्राफ में जो पाइथन है कई बार रिपीट हुआ है ना। अब मेरे को पाइथन लैंग्वेज, पाइथन जो वर्ड है ना उसको आर लैंग्वेज से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट str1 डॉट रिप्लेस यूज करेंगे, और फर्स्ट पैरामीटर में मैं पाइथन दे दूंगा, और सेकंड पैरामीटर में मैं क्या दे दूंगा, आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज सुना है सबने, यस सर। पाइथन की तरह ही होता है। तो कुछ कंपनी पाइथन के थ्रू डेटा एनालिसिस करती है, कुछ कंपनी आर के थ्रू करती है ना। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो जहां जहां पे पाइथन लिखा होगा वो आर लैंग्वेज से रिप्लेस हो जाएगा। ये देखो, तो पाइथन को उसने आर लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिया ना हर जगह। तो जस्ट लाइक ये फाइंड और रिप्लेस की तरह काम कर रहा है। तो पहले उसने सर्च किया, और जहां जहां उसको पाइथन मिला आर लैंग्वेज से उसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। नोट कर लो। हाँ वो भी बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो, वो भी बता रहा हूँ। सारा ऑप्शन दे रखा है उसने। तो रिप्लेस मेथड में लिख लेना कि इसमें दो पैरामीटर देना मैंडेटरी है, और तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल है। तो तीसरा पैरामीटर अभी मैंने नहीं दिया, दो पैरामीटर देना मैंडेटरी है।
यहां तक सबको समझ में आया रिप्लेस कैसे काम कर रहा है? अब यहीं पे अगर मैं थर्ड पैरामीटर में कोई भी मैं नंबर दे देता हूं, मान लो मैंने इसमें दे दिया 2, तो केवल वो स्टार्टिंग के 2 पाइथन को ही रिप्लेस करेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो कि कितने को वो रिप्लेस करे। तो देखो 2 बार किया, बाकी तो नहीं किया। तो अगर आप थर्ड पैरामीटर नहीं देते हो तो पूरे होल स्ट्रिंग में वो रिप्लेस करेगा। अदरवाइज थर्ड पैरामीटर देके आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि कितनी बार वो रिप्लेस करे। हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके लिए फिर हम ये यूज नहीं करेंगे, उसके लिए फिर रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है जो हम आगे लास्ट में पढ़ेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए इसमें RE नाम का एक लाइब्रेरी होता है और उस लाइब्रेरी में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। यहाँ तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही लेगा, स्टार्टिंग से ही लेगा। ठीक है, रिप्लेस समझ में आ गया सबको? तो ये चीज नोट कर लेना, इसमें 2 पैरामीटर देना मैंडेटरी है और तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल है। अब आपको कुछ ऐसा भी बोला जा सकता है, यहां तक हो गया सबका? अब मान लो कहीं डेटा आपको ऐसा मिल गया ना, बीच बीच में डॉलर लगा हुआ है, किसी भी वर्ड के बाद में डॉलर लगा हुआ है हर जगह, और डॉलर आपका कैरेक्टर कोई काम का तो है नहीं, तो इसको मेरे को क्लीन करना है। तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां डॉलर लगा है उसको मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे डॉलर दे दूंगा और यहाँ पे क्या दे देंगे, कुछ भी नहीं, स्पेस भी नहीं देना, स्पेस भी आ जाएगा, कुछ भी मत देना। ठीक है, तो जहां जहां डॉलर मिलेगा उसको वो क्या करेगा, हटा देगा। तो ऐसे ऐसे हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं। एडवांटेज समझ में आया? अब कहीं पे भी आपको डॉलर दिख रहा है, लिख लो। तो ऐसे ऐसे हम इस फंक्शन का यूज करके पूरे होल डेटा को हम क्लीन कर सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको अनवांटेड कैरेक्टर मिल गया तो उस हम अनवांटेड कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, इससे रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे ऐसे रियल सिनेरियो में रिप्लेस बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आगे जब मैं आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करवाऊंगा डेटा एनालिसिस में, तो वहां पे ये सब फंक्शंस बहुत ज्यादा यूज करेंगे। यहाँ तक सबका हो गया? तो रिप्लेस मेथड अच्छे से क्लियर हुआ आप लोग को? चलो और देखो। अब कल मैंने आपको बताया था कि जहां जहां डॉट लगा होता है वो मेथड होता है, और जहां डॉट नहीं लगा होता उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो लेन आपका क्या है, फंक्शन है, और ये लेंथ बताएगा। अब मान लो आपसे बोल दिया गया कि इस पूरे होल स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, काउंट करके बताए। तो लेन जो है काउंट करके बताएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो पूरे होल स्ट्रिंग का ये लेंथ बता देगा, यानी कि इस पूरे होल स्ट्रिंग में 176 कैरेक्टर्स हैं। स्पेस भी है, काउंट करेगा ना। हाँ समझ में आया? 1 से, यहाँ 0 नहीं होता, इंडेक्सिंग 0 से होती है, काउंट तो हमेशा 1 से करेगा, नंबरिंग तो हमेशा 1 से होगा ना।
हाँ जी, जितने स्पेस हैं एक एक कैरेक्टर लेता जाएगा। बीच में 2 स्पेस होगा तो 2 कैरेक्टर। डॉट मिलेगा 1 कैरेक्टर। डॉलर भी 1 कैरेक्टर। सबको 1 1 कैरेक्टर लेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन आगे आएगा। सारी चीजें इसी से नहीं कर सकते। यहां तक हो गया सबका। तो लेन समझ में आया। लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेन जो फंक्शन है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, तीनों में एक जैसा काम करता है। चलो ध्यान से देखना आप। अब मैं एल स्ट्रिप बताने जा रहा हूँ। ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेटा को क्लीन करने के लिए यूज होता है। एल है, ये 1 नहीं है ना। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, लेफ्ट स्ट्रिप। कुछ इस तरह का आपके पास डेटा मिल गया है ना। एल स्ट्रिप में आप पैरामीटर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। अगर नहीं दिया, अगर एल स्ट्रिप में पैरामीटर में कुछ भी नहीं दिए, तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस लेता है। लिख लेना। एल स्ट्रिप में अगर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है? स्पेस। और एल स्ट्रिप क्या करेगा? लेफ्ट में, यानी कि स्टार्टिंग में जितने भी इसको स्पेस मिल रहा है, इन सारे स्पेस को ये रिमूव कर देगा। और अगर आपने पैरामीटर में कोई कैरेक्टर दे दिया, तो स्टार्टिंग में जितने भी वो कैरेक्टर होगा, उनको वो क्या करेगा? रिमूव कर देगा। और हमेशा लेफ्ट से करेगा। नाम ही है एल स्ट्रिप। तो ये देखो आपका आउटपुट क्या आया। तो डेटा क्लीन हो रहा है आपका। तो लेफ्ट से जितने भी स्पेस थे, स्पेस को रिमूव कर दिया, क्योंकि स्पेस हमारे कोई काम का तो है नहीं ना। और यहां से एट द रेट हटा दिया। क्लियर हुआ सबको? एल स्ट्रिप कैसे काम कर रहा है, सबको समझ में आया? नोट कर लो। एक ही पैरामीटर दे सकते हैं, एक ही कैरेक्टर दे सकते हो, एक से ज्यादा नहीं दे सकते। आर स्ट्रिप, आगे बताना। वो राइट में हो गया ना। तो जो चीजें राइट से रिमूव करनी है आर स्ट्रिप, जो लेफ्ट से करना है एल स्ट्रिप। हाँ वो भी बता रहा हूँ, और भी आगे आएगा। इतना हो गया, समझ में आ गया? हेलो सर। सर ये हेलो वर्ड के आगे का स्पेस रिमूव नहीं किया है ना सर? आगे का ही तो किया है ये। नहीं, लेफ्ट का किया सर, राइट का मतलब नहीं किया। राइट के लिए तो आर स्ट्रिप यूज करेंगे ना।
तो आर स्ट्रिप के बारे में लिख लेना, राइट स्ट्रिप। अब आर स्ट्रिप अगर यूज करोगे तो ये राइट से रिमूव करेगा, तो आर स्ट्रिप क्या करेगा, ये राइट वाला स्पेस रिमूव कर देगा और राइट वाला एक्सक्लेमेशन मार्क रिमूव कर देगा, लेफ्ट वाला नहीं करेगा ना। आ रही बात है? हाँ, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब लेफ्ट वाले स्पेस और लेफ्ट वाले एट द रेट को रिमूव नहीं करेगा, ये देखो, केवल राइट वाले को रिमूव कर रहा है वो। अब मान लो आपको कंडीशन ऐसी मिल गई कि लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ रिमूव करना है ना, तो उसके लिए फिर आप एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप यूज नहीं करोगे। इसको पहले नोट कर लो, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप में डिफरेंस क्लियर। तो आर स्ट्रिप हमेशा राइट से रिमूव करेगा और एल स्ट्रिप हमेशा लेफ्ट से करेगा। हाँ, हेलो वर्ड लिखोगे तुम? हेलो वर्ड तो चाहिए मेरे को। जो अनवांटेड कैरेक्टर्स है, जो हमें नहीं चाहिए, डेटा क्लीन करने का मतलब क्या होता है, यूजफुल डेटा तुम डिलीट नहीं करोगे ना। यहां तक हो गया सबका? अब अगर आपको रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों साइड से जो स्पेस है एक ही बार में दोनों रिमूव हो जाए, अभी तो मेरे को एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप दोनों अलग अलग यूज करना पड़ेगा, तब तो होगा ना। तो अगर दोनों को एक साथ रिमूव करना है तो स्ट्रिप वाला मेथड यूज कर लो, लेकिन स्ट्रिप वाले मेथड के लिए कंडीशन ये है कि लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड सेम कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगर आपने स्ट्रिप वाला मेथड यूज कर लिया तो अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ये स्पेस हटा देगा और दोनों साइड से एट द रेट हटा देगा, ठीक है? क्यों? तो उसके लिए आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप तो बना ही है, दोनों यूज कर लो अलग अलग। हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा। क्या? किसमें? मिड में? तो अभी मैंने क्या बताया, मिड वाली जब पॉसिबिलिटी आ जाएगी तो रेगुलर एक्सप्रेशन, सारी चीजें इसी से पॉसिबल नहीं है। ये केवल स्टार्टिंग और लास्ट में होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप तीनों क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे काम कर रहा है? तो ये सब मेथड्स डेटा क्लीन करने में बहुत ज्यादा यूज होगा। और मोस्टली जो डेटा मिलेगा ना आपको, मिड वाला मिलेगा नहीं, मेन आपको स्टार्ट और लास्ट वाला ही मिलेगा। यहाँ तक सबका हो गया? कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो। तो एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप तीनों में डिफरेंस क्लियर। तो स्ट्रिप के लिए कंडीशन ये है कि दोनों साइड में सेम कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है? सारा हो गया ना, कौन सा बचा है अब?
चलो ज्वाइन देखो। ज्वाइन मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है, और ज्वाइन का मेनली काम क्या है, मोर देन वन स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए। इसके पहले मैंने कल आप लोगों को मोर देन स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए कॉन्केटनेट ऑपरेटर बताया था, है ना। अब कॉन्केटनेट ऑपरेटर में और ज्वाइन मेथड में डिफरेंस क्या है समझ लो। मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग ये है। तो जब मैंने कल दोनों को कंबाइन किया था कॉन्केटनेट ऑपरेटर का यूज करके, तो कुछ ऐसा ही तो किया था। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दोनों कंबाइन तो हो गया, लेकिन बीच में अगर स्पेस चाहिए था तो मेरे को यहाँ पे स्पेस देना पड़ रहा था। आई बात समझ में। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास मल्टीपल स्ट्रिंग है और हर स्ट्रिंग को कंबाइन करना है, और बीच में स्पेस देना ना पड़े, वो खुद ले ले। तो इसके लिए आप ज्वाइन यूज करोगे। देखिए, अब मैं ज्वाइन का यूज करके कैसे कंबाइन करेंगे, ध्यान से देख लो। सबसे पहले मेरे को करना क्या है कि जब ये दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करे तो बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, सेपरेटर, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको सेपरेटर देना होगा, और फिर ज्वाइन के अंदर यहाँ पे लिस्ट में str1 str2 दे दोगे। जितने भी आपके पास स्ट्रिंग है लाइन से दे दो, सबको क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। अब इसका एडवांटेज ये है ज्वाइन का, बीच में मैं सेपरेटर में कुछ भी दे सकता हूं। अगर डैश दे दिया तो डैश आ जाएगा। अब समझ में आया कॉन्केटनेट में और ज्वाइन में डिफरेंस। वहां पे हमें आप बार बार आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे देने की जरूरत नहीं। लिख लो। और अगर आपने स्पेस भी नहीं दिया यहाँ पे, तो फिर वैसे ही हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो ज्वाइन मेथड में और कॉन्केटनेट मेथड में डिफरेंस क्लियर, काम दोनों का सेम है। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक सबका हो गया। तो ये सारे मेथड्स की आप लोग को प्रैक्टिस करनी है ना। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट है आपका स्प्लिट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। तो मान लो आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस पूरे होल स्ट्रिंग में जहां जहां पे उसको स्पेस मिले वहां से वो हर वर्ड को ब्रेक कर दे। तो पहला वर्ड होगा वेलकम, दूसरा टू, तीसरा ड्यूकेट, ऐसे। तो जहां जहां पे स्पेस मिले वहां से आपका स्ट्रिंग क्या हो, ब्रेक हो जाए।
तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, str1 डॉट स्प्लिट कर दूंगा, और स्प्लिट में अगर हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस लेता है। अब जहां जहां स्पेस होगा उसने ब्रेक कर दिया, लिस्ट बना देता है ये देखो। तो 0 इंडेक्स पे आपका वेलकम चला गया, 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे डुकेट, ऐसे ब्रेक कर दिया ना हर वर्ड को। क्लियर हुआ? तो स्प्लिट में आप पैरामीटर भी दे सकते हो, और अगर स्प्लिट में कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस कंसीडर करेगा। तो इस पूरे होल स्ट्रिंग में जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां से वो स्ट्रिंग को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। इसलिए दूसरा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे स्प्लिट के अंदर कैरेक्टर में आपने ओ दे दिया, ठीक है, या सी दे दो, अब इसमें जहां जहां पे सी मिलेगा वहां से ब्रेक कर देगा। जहां जहां पे सी कैरेक्टर मिला वहां से उसने ब्रेक कर दिया। वो तो गायब तो हो गई होगा, जहां से ब्रेक करोगे वो कैरेक्टर थोड़ा रहेगा, वहीं से तो ब्रेक हो रहा है वो। अभी जब मैंने स्पेस को स्पेस से ब्रेक किया था तो स्पेस शो थोड़ी ना हो रहा था। तो जो भी कैरेक्टर दोगे वहां से वो ब्रेक करेगा, तो वो कैरेक्टर नहीं आएगा। हाँ, वो वैसा इसमें नहीं है। तो इसमें स्प्लिट में केवल एक ही पैरामीटर दे सकते हो, या तो दो या तो मत दो। नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, स्पेस लेगा। तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर देके आप स्ट्रिंग को ब्रेक करवा सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे ओ दे दिया तो ओ से ब्रेक हो जाएगा। तो स्प्लिट मेथड समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो स्ट्रिंग हैंडलिंग सारे फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए आप लोग को? तो ये सारा आज आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और आज आप लोग को फिर से इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करनी है। कल फिर मैं टेस्ट लूंगा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का, और कल जो टेस्ट लेंगे वो लिस्ट पे लूंगा। तो कल हम लिस्ट बनाना सीखेंगे, और लिस्ट में भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही होता है जैसे आपका स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, तो कल अब हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर।